Shaviria Javed, and this is my new video about periodic system. And today I am going to solve three methods of periodic system, FIFO, LIFO and weighted average method. इस वीडियो में हम तीन मेथड सॉल्व करेंगे पीरियोडिक सिस्टम के। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया परपेचुअल सिस्टम, जिसके हमने तीन मेथड सॉल्व किए थे, FIFO, LIFO एंड weighted average। सेम एज इट इज़ हम इस सिस्टम के भी, मैंने आपको पहले बताया था कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के दो सिस्टम होते हैं, जो कि हम कुछ कंपनीज़ एक सिस्टम फॉलो करती हैं, कुछ कंपनीज़ दूसरा सिस्टम फॉलो करती हैं। एक सिस्टम का नाम होता है परपेचुअल, सेकंड सिस्टम का नाम होता है पीरियोडिक। तो ये कंपनी के ऊपर होता है कि वो कौन सा सिस्टम फॉलो करते हुए अपनी इन्वेंट्री को परचेज़ करेगी और सेल आउट करेगी। तो अब अभी हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं वो है पीरियोडिक सिस्टम। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पीरियोडिक सिस्टम को फॉलो करते हुए आप किस तरह से लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ये आपके साथ मैं एक प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, पीरियोडिक सिस्टम, वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। यहाँ पे आपके साथ कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है, कुछ ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है इन्वेंट्री के, कुछ परचेजेस हैं और कुछ सेल्स हैं। ठीक है, हम उनको सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम अगर पीरियोडिक सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हमारा लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज मेथड में कौन कौन से अमाउंट पे हम अपनी इन्वेंट्री को सोल्ड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट मैं आपके साथ रिक्वायरमेंट पढ़ने जा रही हूँ। कैलकुलेट द यूनिट्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग मार्च। मतलब ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स गिवन है ये मार्च की ट्रांजेक्शन्स हैं, जो कि मैं बता रही हूँ। जमजमा ट्रेडर्स प्रोवाइड्स यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर मार्च 2004 की जमजमा ट्रेडर्स एक कंपनी है जिसकी ट्रांजेक्शन्स हैं। उस कंपनी ने मार्च में कुछ परचेजेस की हैं और कुछ सेल्स की हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट में ये हमसे बोल रहा है कि आप कैलकुलेट करें यूनिट्स और कॉस्ट कि कितने गुड्स अवेलेबल हैं आपके पास पूरे मार्च के अंदर कि आप उनको सेल आउट कर सको। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब होता है कि आपके पास कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं कि आप उनको बेच सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन, सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो हम करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। हम मेन हेडिंग डालेंगे अपनी मेन कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन फॉर यूनिट्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जो कि मेरे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेशन द यूनिट्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है। आप लाइंस ड्रॉ करे बगैर, मतलब चार्ट ड्रॉ करे बगैर भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। एक साइड पे आपको डेट मेंशन करनी है, यहाँ पे आपको सारी परचेजेस का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, यहाँ पे यूनिट्स, उनके रेट, और यूनिट से रेट को कैलकुलेट करने के बाद आपको अमाउंट्स की पता चल जाएगी। बट बेस्ट ये है कि आप इस तरह से चार्ट मेंटेन कर लो ताकि आपको भी सॉल्व करते हुए आसानी हो। ठीक है, कुछ भी आपका मैस ना हो, हर चीज़ एक कॉलम में मेंटेन रहे, तो आपके लिए भी ये ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप इस तरह से चार्ट मेंटेन कर लो। वरना अगर आप चार्ट मेंटेन नहीं भी करेंगे तो भी आपकी ये कैलकुलेशन एक्सेप्टेबल है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जब भी मुझे बताना होगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारी परचेजेस को ऐड करूँगी, क्योंकि जितना भी मैं परचेज़ करूँगी, जो मेरे पास स्टार्टिंग में एंट्री मौजूद होगी वही मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल कहलाएगी। अवेलेबल फॉर सेल का मतलब है आपके पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है कि आप बेच सकते हो। तो मेरे पास वही इन्वेंट्री मौजूद होगी जो कि मैंने या तो परचेज़ की होगी या तो मेरे पास ऑलरेडी मंथ के स्टार्टिंग में मौजूद होगी। तो जितनी भी परचेजेस हमें, मुझे बस यहाँ पे परचेजेस की डेट और जितने भी परचेज मेरे पास यहाँ पे गिवन है, सारी परचेज एक साथ मैं यहाँ पे लिखूँगी, उनके सारी यूनिट्स लिखूँगी और उनको कैलकुलेट करूँगी। फिर मैं देखूँगी कि टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल और टोटल अमाउंट मेरे पास क्या आ रही है। आप हेडिंग डाल सकते हैं विद ब्लैक पेन कि यहाँ पे तो आपको डेट मेंशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है, लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन करना है यूनिट्स, यहाँ पे आपको मेंशन करना है रेट जो कि रुपीज़ में गिवन होता है, और यहाँ पे आपको मेंशन करनी है टोटल अमाउंट। जब आप यूनिट को रेट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपकी टोटल अमाउंट आ जाती है। सबसे फर्स्ट परचेज जो मैं मेंशन करूँगी वो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है। एज यू कैन सी, March 5 परचेजेस 100 यूनिट्स और रेट 20 है। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये वाली रिकॉर्ड करनी है कि मैं डेट यहाँ पे मेंशन करूँगी March 5। यहाँ पे आपको परचेजेस का हेड ही मेंशन करना है, परचेजेस, और आपने 100 यूनिट्स परचेज़ किए और उसके ऊपर जो रेट अप्लाई हो रहा है 20 अप्लाई हो रहा है। जब आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 2000 की। टोटल परचेजेस किए आपने मार्च की 5 तारीख को। उसके बाद सेकेंड पे आपने परचेज़ किए March 7 परचेजेस 150 यूनिट्स और रेट है 22। तो मार्च की 7 डेट को जो मेरे पास परचेजेस हैं, आपको इस तरह से परचेजेस की पूरी हेडिंग मेंशन करनी है, पूरा आप हेड मेंशन करोगे परचेजेस का।
ठीक है। उसके बाद आपने 150 यूनिट्स परचेज़ किए हैं और उसके ऊपर रेट अप्लाई हो रहा है 22। 150 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 22 से तो आपके पास अमाउंट आएगी 3300 एज यू हैव मेंशन March 5, 7। नाउ 10th में आपकी सेल्स है तो आप उसको भी छोड़ दोगे। March 12 को फिर आपने परचेजेस किए हैं 80 यूनिट्स 23 रेट पे। March 12 80 यूनिट और 23 रेट पे आपने परचेज़ किया। जब आप 80 को मल्टीप्लाई करोगे 23 से तो आपके पास टोटल वैल्यू आएगी 1840। March 12 के बाद आपने 15 को सेल्स किए, 16 को भी सेल्स किए, फिर 19 को आपने परचेजेस किए हैं और 19 को आपने 210 यूनिट परचेज़ किए हैं। रेट आपके पास 19 है। March 19 को आपने परचेजेस किए हैं और आपने 210 यूनिट्स परचेज़ किए, उसके ऊपर रेट अप्लाई हो रहा है 19। जब व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 210 बाय 19 तो आपके पास आएगा 3990। आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। March 19 के बाद March 22 को भी आपने परचेजेस किए 125 यूनिट्स और रेट जो आपने अप्लाई किया उसके ऊपर वो 21 रेट पे आपने परचेज़ किए इतने यूनिट्स March 22 को। $125 उसके ऊपर रेट अप्लाई हो रहा है 90। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 125 को 21 से, सॉरी उसके ऊपर रेट अप्लाई हो रहा है 21। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 125 को 21 से तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2625। अब जैसे कि मुझे प्रॉब्लम में नज़र आ रहा है कि मेरे पास अब कोई और परचेज़ अवेलेबल नहीं है, सारी सेल्स हैं। सेल्स का भी मुझे इस कैलकुलेशन में मुझे कोई काम नहीं है। अभी मुझे सिर्फ परचेज़ देखनी थी कि मेरे पास कितनी गुड्स अवेलेबल हैं कि मैं सेल आउट कर सकूं। जब आपके पास ये टोटल कैलकुलेशन आ जाएगी तो आप यहाँ पे लिखेंगे अवेलेबल फॉर सेल। इन सारे यूनिट को आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएंगे यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल 665। और जब ये टोटल अमाउंट का आपको रेट को कैलकुलेट नहीं करना है, जैसे कि हम लोग परपेचुअल सिस्टम में भी जब हम लोग एंड में कैलकुलेशन करते थे तो हम सिर्फ यूनिट्स को और अमाउंट को कैलकुलेट करते थे। तो पीरियोडिक सिस्टम में भी सेम एज इट इज़ आपको सिर्फ यूनिट्स को और अमाउंट को कैलकुलेट करना है, रेट को कैलकुलेट नहीं करना। जब आप इन सारे अमाउंट को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आएगी 13,755। तो ये टोटल आपके पास जो रिक्वायरमेंट आई वो आई है अवेलेबल फॉर सेल। इसका मतलब ये है कि आपके पास पूरे मंथ इतने यूनिट्स अवेलेबल हैं कि आप सेल आउट कर सको और उनकी अमाउंट ये है। एज वी हैव डन आवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट, हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। सेकेंड रिक्वायरमेंट में आपसे ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ यूनिट्स एट द एंड ऑफ March 31, 2004। ये लोग पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास अवेलेबल फॉर यूनिट्स जो अवेलेबल फॉर सेल अगर मेरे पास 665 होंगे और पूरे महीने में कुछ सिर्फ अगर परचेज़ करती हूँ तो सेल आउट भी करूँगी, तो इनमें से अगर मैंने कुछ बेचा होगा तो महीने के आखिर में मेरे पास कितने बच रहे होंगे। ठीक है, यूनिट्स एंडिंग इन्वेंट्री आपको बतानी है इस कंप्यूटेशन में। तो आप हेडिंग डालोगे कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ़ यूनिट्स एट द एंड ऑफ March 31, 2004। कैलकुलेशन फॉर number of units at the end of March 31, 2004। अच्छा, इसकी जो हेडिंग होगी वो बिल्कुल मेन प्रॉपर हेडिंग पूरी फुल हेडिंग मेंशन होगी। आपको सिर्फ कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ़ यूनिट्स एट द एंड मेंशन नहीं करना, पूरी प्रॉपर हेडिंग मेंशन करनी है ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है बिल्कुल प्रॉपर हाईलाइट हो कि आपने इस कंप्यूटेशन में क्या कैलकुलेट किया है। आपकी वो प्रॉपर हेडिंग से पता चलता है कि आपकी आगे ये जो कंप्यूटेशन है वो किस कंप्यूटेशन पे बेस है कि आप क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हो। तो मैंने जो हेडिंग मेंशन की है कि कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ़ यूनिट्स एट द एंड ऑफ मार्च, मुझे बिल्कुल प्रॉपर नज़र आ रहा है कि मुझे इसमें वो यूनिट्स कैलकुलेट करना है कि अगर मैं पूरी मंथ परचेजिंग करती हूँ उसमें से मैं कुछ सेल आउट कर देती हूँ तो जाहिर सी बात है मैं जितनी भी परचेज करूँगी सारी तो मैं सेल आउट नहीं करूँगी, यूनिट्स कुछ ना कुछ एंड में बच जाएंगे। तो मुझे उसी की अमाउंट बतानी है कि मेरे पास महीने के आखिर में कितने यूनिट्स बच रहे हैं।
तो वो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले मुझे इसकी कैलकुलेशन ज़रूरी थी, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगी यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल मेरे ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं कि मेरे पास कितने यूनिट मौजूद थे बेचने के लिए। 665 मेरे पास मौजूद थे कि मैं उनको सेल आउट कर सकती हूँ। और मैंने कितने सोल्ड आउट किए, यूनिट सोल्ड, उसकी कैलकुलेशन भी मुझे क्वेश्चन के ज़रिए करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में गिवन है यूनिट्स। सबसे पहले मार्च 10 को जो यूनिट सेल आउट हुए 160, मार्च 15 को 95, मार्च 28 को 90 एंड मार्च 38 को 140। मैं ये सारे यूनिट्स को जब ऐड कर दूँगी तो मेरे पास टोटल यूनिट सोल्ड आ जाएंगे। मुझे इस तरह से मेंशन करना है कि पहले मेरे पास जो यूनिट सोल्ड आउट हुए वो 160, 95, 70, 90 एंड 140। मैं फिर आपके साथ शेयर करूँ कि ये यूनिट्स मैंने कहाँ से लिए। आपके प्रॉब्लम में आपके पास गिवन है कि इतने आपने सेल किए यूनिट्स, पहले 160, फिर 95, फिर 70, फिर 90, फिर 140। उनको आप इस तरह से ऐड कर दोगे। एक साथ जब आप सारे यूनिट्स को ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने यूनिट्स सोल्ड आउट किए हैं। जब इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 555। अवेलेबल में से जब आप सोल्ड आउट लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी एंडिंग इन्वेंट्री, यूनिट्स इन जब आप 665 में से लेस करेंगे 555 तो आपके पास आएगी 110 यूनिट्स आपके पास महीने के आखिर में बच रहे हैं। ठीक है, आपके पास इतने मौजूद थे, इतने आपने बेच दिए। उसके बाद आपके पास जो महीने के आखिर में बचे, जो कि आपको कैलकुलेट करना था, वो 110। ये आपकी सेकेंड रिक्वायरमेंट थी विच वी हैव डन। एज वी हैव डन बोथ ऑफ दैम, अब हमें करना है नंबर थर्ड। अज्यूमिंग दैट पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री वेरिएशन इज़ इन यूज्ड। आप अज्यूम करें कि कंपनी पीरियोडिक सिस्टम यूज़ कर रही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ मार्च 31, 2004 अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। आप एंडिंग इन्वेंट्री जो कि आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि है 110, इसको अगर आप इन एंडिंग इन्वेंट्री, इन एंडिंग यूनिट्स को अगर आप बेचते हो बाय यूजिंग 3 मेथड्स, फर्स्ट वन इज़ फीफो, सेकंड वन इज़ लीफो एंड थर्ड वन इज़ वेटेड एवरेज मेथड इन पीरियोडिक सिस्टम, तो आप किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम फीफो मेथड अगर फॉलो करते हैं इन पीरियोडिक सिस्टम तो हमें किस तरह से कैलकुलेशन करनी है कि अगर मुझे एंडिंग यूनिट सोल्ड आउट करने हो तो मैं किस तरह से वो यूनिट सोल्ड आउट कर सकती हूँ। जब आप परफॉर्म कर रहे हो फीफो मेथड इन पीरियोडिक सिस्टम, आपको इस तरह से नंबर थर्ड रिक्वायरमेंट की हेडिंग डालनी है क्या, कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री यूजिंग पीरियोडिक सिस्टम एंड आवर फर्स्ट मेथड इज़ फीफो। जैसे कि आपको याद होगा परपेचुअल में हम लोग बिल्कुल उसकी जो एब्रीवेशन थी वही फॉलो करते थे, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बट पीरियोडिक में इसकी जो है वो चेंज हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म कि फीफो आपको जो फॉलो करना है इन पीरियोडिक सिस्टम, उसकी फुल फॉर्म आप अपने पास कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आप पीरियोडिक सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो उसमें फीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब फीफो मेथड में पीरियोडिक सिस्टम में फीफो मेथड को जब हम फॉलो करेंगे तो हम ये चीज़ फॉलो करेंगे कि जब जो सबसे आखिर में आपने परचेज़ किया वो सबसे पहले आप सोल्ड आउट करोगे इन पीरियोडिक सिस्टम। मैं बार बार बात रिपीट कर रही हूँ कि परपेचुअल पीरियोडिक में सिर्फ इसकी कंप्यूटेशन में डिफरेंस नहीं है कि आप इनको अलग अलग कंप्यूट करते हो, अलग अलग तरह से कंप्यूट करते हो। इसकी इस बात में भी डिफरेंस है कि आपकी इस फीफो में इसकी जो फुल फॉर्म है, जो उसकी मीनिंग है वो चेंज हो जाती है कि फीफो का मतलब ये नहीं है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो आप परपेचुअल में फॉलो करोगे। पीरियोडिक सिस्टम में फीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। यू कैन नोट डाउन दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पेपर में यही मिस्टेक करते हैं कि वो पीरियोडिक सिस्टम भी फॉलो कर रहे होते हैं तो उसमें भी वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही फॉलो कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो भी कैलकुलेशन होती है वो रॉन्ग हो जाती है। लास्ट इन फर्स्ट आउट है फॉलो करेंगे अगर हम लोग पीरियोडिक सिस्टम कर रहे हैं। अब मुझे एंडिंग इन्वेंट्री मेरे पास मौजूद है 110। अब मुझे फॉलो करना है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मुझे 110 यूनिट सोल्ड आउट करना है। सबसे पहले मैं इसका पूरा पैटर्न कंप्लीट करूँगी कि आपको इस तरह से पैटर्न मेंटेन करना है। यहाँ पे आप लिखोगे यूनिट्स, रेट और टोटल अमाउंट।
आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री में 110 है तो आपको 110 सोल्ड आउट करने होंगे, लेकिन मैं अभी यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी। अब मुझे, क्योंकि मैं फीफो फॉलो कर रही हूँ इन पीरियोडिक सिस्टम, इट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे आखिर में जो मैंने परचेज़ किए होंगे, अगर मैं मैं लास्ट का मुझे देखना तो मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी। ये तो सेल्स है, इसको मैं छोड़ दूँगी, ये भी सेल्स है, मैं परचेजेस पे आऊँगी। सबसे आखिर के महीने के आखिर में मैंने जो मार्च 22 को परचेजेस किए वो मैंने 125 यूनिट्स परचेज़ किए थे, तो मेरे 110 यूनिट्स आराम से इस पूरे में से कवर हो जाएंगे। मतलब मुझे ऊपर से नहीं लेने पड़ेंगे यूनिट्स। 110 यूनिट्स मैं आराम से 125 के अंदर से सोल्ड आउट कर सकती हूँ। तो और मुझे रेट कौन सा फॉलो करना है, 21, क्योंकि मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रही हूँ। तो सबसे आखिर में परचेज़ किया वो सबसे पहले बाहर जाएगा। तो अगर 125 में से 110 यूनिट सोल्ड आउट करूँगी, क्योंकि मुझे एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट सोल्ड आउट करने हैं, और एंडिंग इन्वेंट्री में मेरे पास 110 थे और जो उसका रेट था वो 121 था। तो 110 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 21 से, तो मेरे पास आएगी टोटल अमाउंट 2310। आपको इस तरह से टोटल करना है और यहाँ पे भी आपको इस तरह से टोटल करना है। जस्ट यही आपकी कंप्यूटेशन करनी थी इन फीफो मेथड इन पीरियोडिक सिस्टम। मैं अगेन आपके साथ रिपीट कर रही हूँ कि हमें लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करना होता है। तो सबसे आखिर में जो मैंने परचेज़ किया था उसमें से मैंने 110 यूनिट्स सोल्ड आउट कर दिए, क्योंकि कवर हो रहे थे। अगर नहीं कवर हो रहे होते तो मैं ऊपर से भी लेती, लेकिन 125 में से आराम से 110 यूनिट्स कवर हो रहे हैं, इसलिए मैंने पूरे यूनिट्स लिए और जो यूनिट्स मैंने जिस रेट पर मैंने परचेज़ किए उसी रेट पर मैंने बेच दिए, जो क्या है 21। नेक्स्ट हम जो फॉलो करेंगे वो करेंगे हम लीफो मेथड। मैं आपको बताती हूँ कि लीफो मेथड किस तरह से फॉलो करते हैं पीरियोडिक सिस्टम। अब सेकंड मेथड जो मुझे परफॉर्म करना है वो है मेरा लीफो मेथड। लीफो मेथड का बिल्कुल मैं इसी तरह से कंप्यूटेशन करूँगी। लीफो मेथड को मैं इसी तरह से सॉल्व करूँगी कि मैं यहाँ पे लिखूँगी यूनिट्स, रेट, अमाउंट। मुझे अंडर लीफो मेथड मुझे 110 यूनिट ही सोल्ड आउट करना है, क्योंकि वो मेरे एंडिंग यूनिट्स हैं। और मैं आपको एब्रीवेशन बता दूं कि लीफो मेथड किस तरह से फॉलो करते हैं इन पीरियोडिक सिस्टम। लीफो मेथड का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एब्रीवेशंस चेंज हो जाती हैं। जब आप फीफो फॉलो करोगे तो इसका मतलब ये है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और जब आप फीफो फॉलो करोगे तो इसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बेसिकली अगर आप ऑपोजिट हो जाता है पीरियोडिक परपेचुअल का, पीरियोडिक बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, आप वैसे भी अलग से भी याद कर सकते हैं कि इसकी एब्रीवेशन चेंज होती है पीरियोडिक सिस्टम की और परपेचुअल की चेंज होती है। अब मुझे 110 यूनिट सोल्ड आउट करने हैं अंडर लीफो मेथड। इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले मैंने परचेज़ किया था वही मुझे पहले सोल्ड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट मार्च की स्टार्टिंग में जो मैंने परचेज़ किए थे यूनिट 5, मार्च 5 को मैंने परचेज़ किए थे 100, लेकिन ये सिर्फ 100 है, जबकि मुझे सोल्ड आउट करने 110। पहले मैं 100 ले लूँगी इसमें से, ठीक है। मार्च 5 से पहले मैं 100 यूनिट्स उठा लूँगी और जिसका रेट है 20। जब मैं 100 को मल्टीप्लाई करूँगी 20 से तो मेरे पास टोटल अमाउंट आएगी 2000। बट मुझे टोटल जो एंडिंग यूनिट सोल्ड आउट करने हैं 110 है, तो मुझे 10 और लेना है। मैं 10 इसके नीचे वाले से कवर करूँगी, क्योंकि उसके बाद जो फर्स्ट है ये तो पूरे यूनिट सोल्ड आउट हो गए। तो उसके बाद मैं मार्च 7 से इस 150 है, इस पर से मैं सिर्फ 10 यूनिट्स ले लूँगी, क्योंकि 100 तो मैं ऑलरेडी सोल्ड आउट कर चुकी हूँ, मुझे सिर्फ 10 की नीड है। इसमें से मैं 10 लूँगी और वो 10 मैं इसके रेट पे बेचूँगी, 22 के रेट में बेचूँगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 10 और इस रेट पे मैं जब बेचूँगी 10 मल्टीप्लाई बाई 22, 220। अब जब आप टोटल यूनिट्स करोगे तो उसके टोटल यूनिट्स आएंगे 110। रेट जब आप रेट प्लस नहीं करना, आपको टोटल अमाउंट प्लस करनी है, जो कि आपके पास आएगी 2220। ये आपके पास टोटल अमाउंट आई है। फीफो लीफो मेथड डन। अब आप जो थर्ड मेथड सॉल्व करो वो है वेटेड एवरेज मेथड। जिस तरह से आप उसमें एवरेज कंप्यूट करते थे परपेचुअल में, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको उसमें पहले एवरेज कंप्यूट करना है। जो एवरेज रेट आपके पास कंप्यूट होगा उसकी बेस पे आपको एंडिंग यूनिट सोल्ड आउट करना है। अंडर वेटेड एवरेज मेथड आपको एक फॉर्मूला फॉलो करना होता है, जो कि वेटेड एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला है। मैं आपके साथ फॉर्मूला शेयर कर रही हूँ। एवरेज रेट इज इक्वल टू amount of
गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। जब आप इन दोनों चीज़ों को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एवरेज रेट कंप्यूट हो जाएगा। और ये दोनों चीज़ें आपने फर्स्ट कंप्यूटेशन में ऑलरेडी कंप्यूट की मैं आपके साथ शेयर कर। सबसे फर्स्ट कंप्यूटेशन में आपने अवेलेबल फॉर सेल के यूनिट्स भी कंप्यूट किए थे और अवेलेबल फॉर सेल की अमाउंट भी कंप्यूट की थी। जब मैं अमाउंट को डिवाइड कर दूँगी यूनिट से तो मेरे पास टोटल एवरेज रेट कंप्यूट हो जाएगा। अमाउंट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो है वो मेरे पास है 13,000, जो कि मैंने कंप्यूट की थी ऑलरेडी अपने फर्स्ट कैलकुलेशन में 755, और टोटल अवेलेबल यूनिट जो मेरे पास आ रहे थे 665। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आएगा एवरेज रेट 20.68 पर यूनिट। ये मेरे पास एवरेज रेट कंप्यूट हुआ है अंडर वेटेड एवरेज मेथड। अब मुझे अपने एंडिंग यूनिट जो कि मेरे पास 110 है वो सोल्ड आउट करना है। बिल्कुल इसी रेट पे मैं सोल्ड आउट करूँगी, इसलिए मैंने एवरेज रेट कंप्यूट किया, क्योंकि वेटेड एवरेज में हम लोग हमेशा एवरेज रेट ही कंप्यूट करेंगे। देयरफॉर वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री किस तरह से कंप्यूट कर सकते हो आप, यूनिट्स एंड एंडिंग इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेट। यूनिट्स एंड एंडिंग इन्वेंट्री आपको पता है कि 110 हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री मौजूद है, और रेट हमने ये कंप्यूट किया है जो मैंने आपके साथ अभी कंप्यूट किया 20.68। जब आप 110 को मल्टीप्लाई करेंगे 20.68 से तो आपके पास जो टोटल अमाउंट आएगी 2274.80। आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ पीरियोडिक सिस्टम के 3 मेथड शेयर किए, फीफो, लीफो एंड वेटेज एवरेज मेथड। दोनों की कैलकुलेशन अलग है, दोनों के मेथड्स अलग हैं, और दोनों की जब आप सॉल्व करोगे फीफो और लीफो तो दोनों की कंप्यूटेशन बिल्कुल अलग है। फीफो मीन्स इन पीरियोडिक सिस्टम, फीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड इन पीरियोडिक सिस्टम लीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इन दोनों चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना है। वेटेड एवरेज मेथड में बिल्कुल सेम एज इट इज़, हम लोग पहले एवरेज कंप्यूट करेंगे, उसके बाद उसी एवरेज डेट पे हमें एंडिंग यूनिट सोल्ड आउट करने। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।